मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन को इस तरह तवज्जो देने वाला भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश था। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। मतलब भारत ने मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा। जून 1954 से जनवरी 1957 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ एन लाई 4 बार भारत के दौरे पर आए। अक्टूबर 1954 में नेहरू भी चीन गए। नेहरू के चीन दौरे को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि गैर कम्युनिस्ट देश के किसी प्रधानमंत्री का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद यह पहला दौरा है। इस दौरे में नेहरू की मुलाकात न केवल प्रधानमंत्री से हुई बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रमुख माओ से भी हुई। दूसरी तरफ तिब्बत की हालत लगातार खराब हो रही थी और चीन का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तिब्बत पर चीनी हमले ने पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। चीनी हमले से पहले तिब्बत की नजदीकी चीन की तुलना में भारत से ज्यादा थी। आखिरकार तिब्बत एक आजाद मुल्क नहीं रहा। स्वीडिश पत्रकार बर्टिल लिंटनर ने अपनी किताब चाइना इंडिया वॉर में लिखा है, तब नेहरू सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उन कुछ नेताओं में से एक थे जो तिब्बत में हुए इस बदलाव की अहमियत को समझते थे। इसे लेकर पटेल ने नेहरू को दिसंबर 1950 में अपनी मौत से 1 महीने पहले नवंबर 1950 में एक पत्र लिखा था। इस पत्र में पटेल ने लिखा था, तिब्बत के चीन में मिलने के बाद वह हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। इसके नतीजे को हमें समझने की जरूरत है। पूरे इतिहास में उत्तर पूर्वी सीमा को लेकर हम शायद ही कभी परेशान हुए हैं। तिब्बत हमारा पड़ोसी था और उससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। पहले चीनी विभाजित थे, उनकी अपनी घरेलू समस्याएं थीं और उन्होंने हमें कभी परेशान नहीं किया, लेकिन अब हालात बदल गए। भारतीय इलाकों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य से शुरू कर दी थी। 1957 में चीन ने अक्साई चिन के रास्ते पश्चिम में 189 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों की पहली भिड़ंत 25 अगस्त 1959 को हुई। इसी साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के कोंगका में गोलीबारी हुई। इसमें 17 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो ये केवल हिमालय के किसी इलाके पर नियंत्रण या सरहद को बदलने के लिए नहीं था, बल्कि ये सभ्यता की जंग थी। दक्षिण पूर्वी एशिया पर गहरी समझ रखने वाले इस्राएली जानकार याकूब वर्डर्सबर्गर ने अपनी किताब चाइना साउथ वेस्टर्न स्ट्रेटेजी में लिखा है कि नेहरू चीन और भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक फर्क को समझने में नाकाम रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि वो चीन के इरादे को समझ नहीं पाए। नेहरू को लगता था कि पूरी दुनिया भारत और चीन की सीमा को वैध रूप से स्वीकार करती है। अगर भारत समझौतों और संधियों को ही आगे कर दे तो चीन को आखिरकार स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत कानूनी रूप से सही है। रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी कहते हैं कि साल 1962 और उससे पहले जो गलतियां नेहरू ने की थी, उन गलतियों से पीएम मोदी ने कोई सबक नहीं लिया है। बेदी कहते हैं कि मोदी सरकार के पास खुफिया सूचना थी कि चीन लद्दाख में बहुत कुछ कर रहा है और करने वाला है, लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। यह सवाल तो सबसे अहम है कि चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुस कैसे गए। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन को ऐसे पेश किया मानो सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 18 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों का मतलब क्या है? 2 जून 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के पैनल डिस्कशन में कहा था कि चीन और भारत में भले सीमा विवाद है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा पर पिछले 40 सालों से एक भी गोली नहीं चली है। चीन ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का स्वागत किया था। मोदी को ऐसा कहे 3 साल हो गए और अब वो फिर से इसे दोहराने की स्थिति में नहीं होंगे। राहुल बेदी कहते हैं कि यही भारत के नेताओं में दूरदर्शिता के अभाव को दर्शाता है। पीएम मोदी को पता होना चाहिए कि चीन भारत की तरह चुनाव को देखते हुए 5 साल को ध्यान में रखकर काम नहीं करता है। वो अगले 50 सालों की योजना और रणनीति पर काम करता है और उसे अंजाम तक पहुंचाता है। नेहरू वाली गलती भारत की हर सरकार में की गई है। हम चीन से सीमा पर शांति खरीदते हैं, न कि समाधान और हक के लिए लड़ते हैं। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में दोनों देशों के बीच LAC का निर्धारण हुआ, लेकिन LAC रेत पर खींची लकीर है। चीनी सैनिक थोड़ी सी हवा देते हैं और लकीर मिट जाती है। फिर आप लकीर
फिर आप लकीर खोजते रहिए। हमें तो पत्थर पर लकीर खींचनी थी और ये काम किसी सरकार ने नहीं किया। गुरुवार को रूस में सरहद पर तनाव कम करने को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। दोनों मंत्रियों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि चीन की सेना भारत की आपत्ति वाले इलाके से पीछे हट जाएगी। भारत और चीन में अप्रैल महीने से सीमा पर तनाव है। 15 जून को हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक भी मारे गए। इसके बाद कहा जा रहा है कि चीन की सेना लद्दाख में कई भारतीय इलाकों पर अड्डा जमाए बैठी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन अप्रैल से पहली वाली स्थिति सरहद पर होने देगा या एक बार फिर से सीमा को बदल देगा। चीन भले बात कर रहा है, लेकिन वो भारत को धमकी भी दे रहा है। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है और उसने कभी भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता नहीं दी। रक्षा विश्लेषक सुशांत सरीन कहते हैं कि एस जयशंकर और वांग यी के बीच हुई बातचीत के बाद जो साझा बयान जारी हुआ है उसमें कुछ भी स्पष्टता नहीं है। वो कहते हैं कि दोनों विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में कुछ भी साफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वहां तनाव कम होने जा रहा है और चीन पीछे हट जाएगा। ऐसी बातचीत पहले भी हो चुकी है। सुशांत सरीन का मानना है कि चीन को ध्यान में रखते हुए अगर किसी सरकार ने कुछ काम किया है तो वो मोदी सरकार ही है, नहीं तो सभी हाथ मलते रहे। वो कहते हैं कि इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस सरकार ने खूब काम किया है, काम अब भी जारी है। चीन हमारे इलाके में घुसा तो इस सरकार ने भी सेना और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। मोदी सरकार नेहरू की तरह बैठी नहीं है, बल्कि तैयारियों में लगी है। मुझे लगता है कि भारत के 2 रक्षा मंत्रियों ने चीन के मामले में देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एक नेहरू के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और दूसरे मनमोहन सिंह के रक्षा मंत्री एके एंटोनी। पूरा विपक्ष इस सरकार पर चीन को लेकर हमलावर है, लेकिन इससे पहले भी देश की किसी भी सरकार की नीति चीन को लेकर बहुत निर्णायक नहीं रही। भारत एक साथ 3 मोर्चों पर मुश्किलें झेल रहा है। कोविड-19 के हर दिन अब 1 लाख के करीब मामले आ रहे हैं। चीन सीमा पर आक्रामक है और भारत की आर्थिक वृद्धि दर 0 से नीचे -24 तक चली